समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। उस गांव में सुमंगल नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। सुमंगल के परिवार में उसकी पत्नी नीता और उसका एक 5 साल का बेटा था। सुमंगल के पास उसकी अपनी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर खेती करके वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लाख कोशिश करने के बाद भी उस जमीन पर सुमंगल ज़्यादा अनाज नहीं उपजा पाता था। उसकी वह जमीन उतनी उपजाऊ भी न थी। अपने खेत से अच्छी उपज न होने के कारण सुमंगल अपने खेत पर ही बैठे बैठे काम करने का कोई और जरिया ढूंढने लगता है। वह सोचने लगता है कि मुझे अब नहीं लगता है कि इस खेत पर कोई भी फसल उगेगी। दिन प्रतिदिन इस खेत की फसल कम होती ही जा रही है। अब मुझे इस ज़मीन के भरोसे नहीं रहना होगा। मुझे काम करने का कोई और जरिया ढूंढना ही पड़ेगा। अब इस ज़मीन के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। अभी मैं घर जाता हूँ और इस मामले पर एक बार फिर से अपनी पत्नी से बात करके देखता हूँ वह क्या राय देती है इस बारे में। सुमंगल यही बात सोचते सोचते घर पहुँच जाता है और घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी नीता को आवाज़ देता है, नीता घर में हो क्या? जरा यहाँ तो आना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुमंगल की आवाज़ सुनकर नीता वहाँ आ पहुँची। हाँ जी बोलिए, आप मुझे बुला रहे थे? हाँ, मैं तुम्हें बुला रहा था क्योंकि मेरे मन में एक बात चल रही है और उसी बात को लेकर मुझे तुम्हारी राय जाननी है। हाँ जी बोलिए ना, क्या बात है? नीता तुम्हें तो पता ही है कि अब हमारी ज़मीन से उपज बहुत अच्छी भी नहीं हो रही है और अगर मैंने अधिक उपज के लिए उस ज़मीन में ज़्यादा खाद डाला तो कहीं उसकी मिट्टी और ज़्यादा खराब ना हो जाए। इसीलिए मैंने सोचा है कि कुछ समय के लिए उस ज़मीन पर खेती करना छोड़ दूँ। हर साल थोड़े थोड़े खाद उसमें डालता रहूँगा ताकि उसकी ज़मीन धीरे धीरे ठीक हो जाए और कुछ ही समय के बाद ही उसमें खेती करूँगा। तब उसकी फसल अच्छे से हो जाएगी। हाँ, बात तो आप ठीक कर रहे हैं, यही सही रहेगा। इससे हमारा ज़मीन भी अच्छा हो जाएगा और उस ज़मीन से हमें अधिक लाभ भी प्राप्त होगा। हाँ, मगर तब तक के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत तो होती है। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेच सकते हैं। हमारे गांव के हरिया काका भी जंगल से लकड़ी काट कर बेचते हैं और उनका घर इन लकड़ियों को बेचकर ही चलता है। हाँ नीता, यह काम तो तुम सही कह रही हो, यह काम सही रहेगा। मैं कल से ही सुबह सुबह जंगल जाकर लकड़ियाँ काटना शुरू करता हूँ। जंगल से लकड़ियाँ काट कर मैं उन्हें बाजार में बेच दिया करूँगा। इससे कुछ ना कुछ तो पैसे घर में आ ही जाएंगे। अगले दिन सुमंगल सुबह सुबह ही तैयार होकर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल लकड़ी काटने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह नीता से कहता है, अरे भाग्यवान, जरा यहाँ तो आना। हाँ जी बोलिए, आपने बुलाया? जंगल से गांव के बीच एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है तो मुझे शाम को घर लौट आने में थोड़ी देरी भी हो सकती है। अगर मुझे देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना। तुम और श्याम दोनों खाना खाकर सो जाना। ठीक है जी, मगर आप अपना ध्यान रखना। मैंने आपके खाने के लिए खाना बांध दिया है, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। सुमंगल अपना खाने का डब्बा लेकर जंगल लकड़ियाँ काटने के लिए चल पड़ता है। लंबी दूरी तय करने के बाद आखिरकार वह जंगल में पहुँच जाता है। सुमंगल अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटना शुरू कर देता है। सुमंगल ने अभी लकड़ियाँ काटना ही शुरू किया था, तभी झाड़ियों से एक सांप निकलकर सुमंगल को काट लेता है। सांप के काटने के तुरंत बाद ही सुमंगल चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। सुमंगल सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, परंतु गांव से ज़्यादा दूर होने के कारण उसकी खबर उसके घर वालों को नहीं मिलती है
सुमंगल को गए सुबह से आधी रात हो जाती है, मगर अभी तक सुमंगल का कोई पता नहीं चलता है। इधर नीता सुमंगल का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और बहुत ही परेशान होती है। माँ को इतना परेशान देख श्याम अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? पिताजी अभी तक नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज गांव के बाहर जो जंगल है उसमें लकड़ियां काटने गए हैं और उन्होंने मुझसे कहा था कि उनको आने में देर हो जाएगी, मगर अब तो बहुत ही ज़्यादा रात हो गई है और वह अभी तक घर नहीं आए हैं। ऐसी ही चिंता में नीता पूरी रात गुजार देती है। सुबह हो जाती है फिर भी सुमंगल घर नहीं आता तो परेशान होकर नीता सीधा हरिया काका के घर उनसे मिलने चली जाती है। काका, कल सुमंगल जी जंगल से लकड़ियां काटने गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। यह तुम क्या कह रही हो बेटी? सुमंगल अभी तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझसे जाते समय कहा था कि जंगल की दूरी थोड़ी ज़्यादा है तो आते आते रात भी हो जाएगी। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं अभी जंगल जाकर पता लगाता हूँ कि वह आखिरकार कहाँ है। हरिया तुरंत ही अपने घर से सुमंगल का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर के बाद हरिया जब जंगल पहुँचता है और जंगल पहुँचकर देखता है कि सुमंगल बेहोश होकर जमीन पर गिरा हुआ है। अरे, यह सुमंगल को क्या हुआ? उसका तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे तो लग रहा है इसे किसी सांप ने काट लिया है। मुझे तुरंत ही नीता और गांव वालों को यह खबर बतानी पड़ेगी। हरिया तेजी से चलते हुए गांव में पहुंचता है और यह बात जाकर नीता और गांव वालों को बताता है। नीता वैद्य जी को लेकर गांव वालों के साथ जंगल जाकर देखती है तो सुमंगल वहां बेहोश पड़ा हुआ था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। सुमंगल को इस स्थिति में देखकर नीता बहुत रोने लगती है। क्या हुआ वैद्य जी? अब सुमंगल की हालत कैसी है? मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। इस समय सुमंगल की हालत बहुत ही खराब है। वैसे तो मैंने जहर को काटने वाली औषधि उसे पिला दी है, परंतु सांप का जहर सुमंगल के शरीर के अंदर ज़्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह कुछ ज़्यादा ही बेहोशी की स्थिति में चला गया है। वैद्य जी, आप क्या बोल रहे हैं? सुमंगल ठीक तो हो जाएगा ना? मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा कि सुमंगल जिंदा तो है, मगर अब उसके शरीर में किसी तरह की हलचल नहीं होगी और यह अब कभी होश में आ पाएगा वह भी मैं कह नहीं सकता हूँ। देखिए, अभी तो मैं कुछ समय के लिए दवाइयाँ दे रहा हूँ, उसे पानी में मिलाकर मरीज को पिलाते रहना, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। वह सुमंगल की हालत का जायजा लेकर और उसे दवा देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ गांव वाले मिलकर सुमंगल को घर ले आते हैं और उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। नीता बेटी, तुम सुमंगल की अच्छी तरह से देखभाल करो, देखना बहुत जल्दी ही वह ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है काका। नीता बेटी, अब मैं घर चलता हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। हरिया इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। हरिया के जाने के बाद सुमंगल का बेटा श्याम वहाँ आ जाता है और नीता से यह सवाल करने लगता है कि माँ, यह पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को जंगल में कल सांप ने काट लिया था, जिस कारण वह बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी कब तक ठीक हो जाएंगे? बेटा, वैद्य जी ने दवाइयाँ दी हैं। माँ, पिताजी की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही है, तो अब खेतों में काम कौन करेगा और मेरे स्कूल में पढ़ाई का पैसा कौन देगा? बेटा, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम चिंता क्यों करते हो? माँ, आखिर आप क्या क्या करेंगी? पिताजी का ध्यान रखेंगी, खेतों पर काम करेंगी या फिर घर का ध्यान रखेंगी? आप चिंता मत करो माँ, मैं खेतों पर काम कर लूँगा, आप पिताजी का ध्यान रखो। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर
नीता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह श्याम से कहती है, बेटा तुम्हें खेतों पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। बस तुम अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वह बनाकर रहूंगी, भले ही मुझे कितनी मेहनत क्यों ना और करनी पड़े। अब मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं करूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन नीता श्याम के साथ बाजार जाती है। नीता के घर में अब कमाने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए उसके घर की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। तभी श्याम समोसे वाले को देखकर समोसा खाने की जिद करने लगता है। नीता के पास इतने पैसे नहीं थे कि श्याम को समोसे खरीद के खिला दे। तब वह श्याम को समझा बुझला कर घर ले आती है। श्याम की समोसे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नीता घर में पड़े 2 आलू से समोसे बनाकर मसाला तैयार कर लेती है और पड़ोस से थोड़ा मैदा उधार मांगकर ले आकर अपने बेटे को समोसा बनाकर दे देती है। यह ले श्याम बेटा समोसे और खाकर बता कैसे बने हैं। माँ, समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। माँ, आप भी समोसे बनाकर बेचो ना, लोग तुम्हारे भी समोसे खुश होकर खाएंगे। आप तो बहुत ही अच्छा समोसा बनाती हो माँ, लोग आपसे समोसे खरीद कर खाएंगे और हम पहले की तरह अच्छे अच्छे खाना खा पाएंगे। श्याम की बातों से नीता को उम्मीद की एक रोशनी नजर आई। मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक ही कह रहा है, यही समय है अपने हाथों के हुनर को इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे समोसा बनाकर बेचना चाहिए। अगर मेरा अच्छा व्यापार चल गया तो हमारे घर की स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर क्या था, जैसे तैसे 2 पैसों का जुगाड़ कर नीता समोसा बनाने का सामान जुटाकर समोसा बनाना शुरू कर देती है और कड़ी धूप में जैसे तैसे सड़कों पर धक्का खाते हुए भूखी प्यासी समोसा बेचने के लिए निकल पड़ती है। समोसा ले लो, समोसा ले लो, स्वादिष्ट सस्ता करारे समोसे। बेचारी नीता को समय ने ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था कि नीता अपने बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। उसे अपने पति और बेटे की बहुत ही चिंता थी। बेचारी नीता भरी गर्मी में गली गली घूमकर समोसे बेचने की कोशिश करती, परंतु उसका एक भी समोसा नहीं बिकता। आधा दिन निकल गया था परंतु अभी तक बोहनी भी ना हुई थी, क्योंकि हर जगह बाजार में हलवाई की दुकान थी जहाँ कचौड़ी समोसे सब कुछ थे। इसीलिए वह सोचती थी कि मेरे समोसे की बिक्री नहीं हो रही है, मुझे किसी दूसरी जगह पर जाना होगा, किसी ऐसी जगह पर जहाँ लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। फिर नीता अपने समोसों को लेकर रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। तभी रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। नीता इधर चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, समोसा ले लो भैया, गर्मा गर्म खस्ता समोसे खा लो। लोगों की भीड़ नीता को देखकर और बारिश का मौसम देखकर जल्दी जल्दी समोसों पर टूट पड़ती है। जरा मुझे भी जल्दी से गर्मा गर्म समोसे दे दो। अपने पहले ग्राहक को देखकर नीता बहुत ही खुश हो जाती है और वह उसे जल्दी से 2 समोसे दे देती है। जब वह ग्राहक नीता के समोसे खाता है तो वह बड़ा ही खुश होता है। अरे वाह, तुम्हारे बनाए समोसों का तो कोई जवाब ही नहीं है, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। चलो तुम्हारे पैसे लेकर नीता समोसे बेचने के लिए आगे बढ़ती है। नीता के बने हुए समोसों की खुशबू इतनी अच्छी थी कि नीता जहाँ से भी गुजर रही थी लोग उसकी तरफ खींचे जा रहे थे और इसी तरह से कुछ ही घंटों में नीता के बने हुए सारे समोसे खत्म हो गए और वह कमाए हुए पैसे खुशी खुशी घर लेकर आ पहुंची। माँ, आप घर पर आ गईं? क्या आपके सारे समोसे बिक गए? हाँ बेटा, आज के व्यापार का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा। लोगों को मेरे बने हुए समोसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। कल तो मुझे और भी ज़्यादा समोसे बनाने होंगे। अब रोज़ाना इसी तरह नीता समोसे बनाकर
रेलवे स्टेशन पर बेचने लगी। जब रेलवे स्टेशन के अंदर कम भीड़ होती है तो वह कभी कभी अपने समोसे बेचने के लिए ट्रेन के डिब्बों में भी घुस जाती है और वही समोसे बेचने लगती है। और थोड़े ही समय में नीता के सारे समोसे भी बिक जाते हैं और अब नीता के सारे समोसों की बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, जिससे कि नीता के व्यापार से उसकी अच्छी खासी कमाई अब रोजाना होने लगती है। और इधर सुमंगल भी अब ठीक हो जाता है और उसकी हालत धीरे धीरे करके सुधर जाती है। सुमंगल के ठीक हो जाने के बाद नीता अपने पति से कहती है, सुनिए जी, ऊपर वाले की दया से मेरे समोसों का व्यापार बड़ा ही अच्छा खासा चल पड़ा है, इसीलिए मैंने रेलवे स्टेशन के पास ही एक दुकान ले ली है और अब मैं चाहती हूँ कि इस व्यापार में आप भी मेरी मदद करें। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा नीता। इस दुख भरे हालत में तुमने जो मेरे लिए किया है और जिस तरह हमारे घर को संभाला है, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से वाकई में आश्चर्य हूँ और मैं खुशनसीब भी हूँ कि जो तुम मुझे पत्नी के रूप में मिल गई। नीता और सुमंगल अपने समोसों की दुकान दिन भर रेलवे स्टेशन पर मिलकर चलाते हैं, जिससे उनकी कमाई रोजाना अच्छी खासी हो जाती है। अब सुमंगल का परिवार एक छोटे से झोपड़े से निकलकर एक बड़े से आलीशान घर में आ जाता है, जहां सभी और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस तरह नीता ने कड़ी मेहनत की और इस तरह अपनी दीन दशा को परिवर्तित किया। तो दोस्तों, हर इंसान को मजबूर और लाचार होकर बैठना नहीं चाहिए। अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी से धन कमाए तो वह काफ़ी आगे बढ़ सकता है। अगर नीता शर्म करती और समोसे बनाकर ना बेचती तो आज उसकी यह हालत बदलती नहीं, बल्कि वह गरीब ही रहती। लेकिन उसने हिम्मत करी और लोगों की भीड़ भाड़ में जाकर खुद समोसे बनाकर बेचा। इसी तरह आप भी अपनी काबिलियत को एक नया मुकाम दे सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक न एक गुण होता है और उसे सही समय पर उपयोग करना ही इंसान की बुद्धिमानी होती है और उसे उपयोग करने से ही इंसान की तकदीर बदल सकती है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।